हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का, हमारे जजेस का, अपहोल्ड करना लॉ को, मतलब कानून को बनाए रखना और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना, मतलब फंडामेंटल राइट्स को लागू करना और कानून को अगर कोई हनन करता है तो उसको सज़ा देना। वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ असेंशियल टू कैरी आउट दिस इम्पॉर्टेंट फंक्शन? तो आपको क्यों लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, ऐसा जुडिशियल सिस्टम हो जजेस पे किसी सरकार की ना चले, किसी नेता की ना चले, अगर उसे हमारे देश में लॉ ढंग से एनफोर्स करवाने हैं, मतलब कानून सही तरीके से चले, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, मतलब लोगों के अधिकार ना छीने जाएं, ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि हाँ भाई ऐसा सच में सब कुछ सही चल रहा है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जुडिशरी को स्वतंत्र, मतलब नेता और सरकार की जुडिशरी पे ना चले, ऐसा होना क्यों ज़रूरी है, तो हमें वो पूरा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउज कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन में से ही है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कोर्ट के लिए, मतलब कोर्ट को पावर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स और लॉ जो हैं वो बने रहें। ये कैसे इंश्योर करता है? इट इंश्योर दैट देयर इज़ नो मिसयूज़ ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी के पास पावर रहेगी, जुडिशरी पर किसी और की नहीं चलेगी, जुडिशरी अपने काम सही तरीके से कर पाएगी। तो जो लेजिस्लेचर होते हैं ना, देखिए लेजिस्लेचर होते हैं हमारे एमपी एमएलए जो कि लॉ बनाते हैं, हमारे जो नेता होते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो लोग होते हैं जो सरकार में होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नेता लोग होते हैं। तो ये लोग पावर का मिसयूज़ ना करें, इनके पास बहुत पावर होती है, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ये ध्यान कौन रखता है? इस बात का ध्यान हमारी जुडिशरी रखती है। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कोई भी जो है कोर्ट में जा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके जो अधिकार हैं वो वायलेट हुए हैं। वायलेट का मतलब होता है, मतलब अधिकारों का हनन हुआ है, उसके अधिकार उससे छीने गए हैं। अगर उसको, किसी भी इंसान को ऐसा फील होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर एबल टू प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब ऐसी जुडिशरी जिसके ऊपर किसी की ना चले, जो संविधान की ही बात माने, ऐसी जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को उसको इन्फोर्स करवाना है। देखिए फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है। तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी का काम होता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना। तो इंडिपेंडेंट होगी जुडिशरी तो ही वो उसे करवा पाएगी। द जुडिशरी शुड बी अबव ऑल प्रीजुडाइसेस। प्रीजुडाइस का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लें कि वो अच्छा है, वो बुरा है, इसका यही मतलब होता है प्रीजुडाइस। तो जुडिशरी को कोई प्रेजुडाइज नहीं रखना चाहिए कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, वो तो सिर्फ सबूतों के हिसाब से ही अपनी जजमेंट देगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉलिटिशियंस और अदर सोशली पावरफुल पीपल कैन नॉट यूज देयर पावर टू चेंज एनी जजमेंट। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी पे किसी की नहीं चलेगी, वो संविधान को अगर फॉलो करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी, तो ना ही पॉलिटिशियंस की, एमपी एमएलए की, ना ही पैसे वाले लोगों की जुडिशरी पर चलेगी। एवरी सिटीजन वेदर बिग और स्मॉल हैज़ इक्वल राइट्स एंड ही शी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट हिज बीइंग ह्यूमन इंडियन सिटीजन। तो कोई भी सिटीज़न के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर किसी को समान अधिकार दिए जाएंगे। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, तो किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको, जो इंडियन सिटीज़न है, इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। वो लड़का है लड़की है इस बेसिस पे भी नहीं, अमीर गरीब किसी भी बेसिस पे किसी के साथ, भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये सब कब पॉसिबल है? जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, मैंने अभी आपको बता भी दिया। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब आगे क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है कि हमें संविधान में ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कोर्ट जा कर के न्याय ले सकते हैं। मतलब अगर आपको सपोज करिए कि कुछ चोरी हो गई किसी के घर में, तो वो कोर्ट में जा कर के क्या कर सकता है, अपनी चोरी की, मतलब जैसे पुलिस में रिपोर्ट लगाई, मतलब पुलिस में रिपोर्ट उसने दर्ज करा दी, फिर उसके बाद एक केस चलेगा, जैसे कि किसी पे शक है उसको, तो उस पर्सन के खिलाफ, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो हर किसी को अधिकार है कि उसको न्याय मिले। और न्याय किस बेसिस पे मिलेगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जज जो हैं, हमारे देश की जुडिशरी जो है, कोर्ट, उसको न्याय प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इससे कैसे कनेक्टेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी से तो आप समझ गए कि कोर्ट की बात हो रही है। रिव्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि जुडिशरी किसी भी कानून को देख सकती है, क्या वो कानून सही है, क्या वो कानून गलत है। अगर जुडिशरी को कानून गलत लगता है तो सरकार को वो बोल सकती है कि इस कानून को हटाया जाए। यही होता है आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी हर कानून को रिव्यू कर सकती है, दोबारा देख सकती है, उसकी कमियाँ, उसके फ़ायदे, हर चीज़। तो देखिए, यह मैंने आपको पूरा समझा दिया क्वेश्चन 2 के बारे में। अब इसका पूरा आंसर देखते हैं, यही सब आंसर में भी। तो देखिए, एन इंडियन सिटीजन हैज़ राइट टू मूव टू कोर्ट इफ ही फील्स दैट एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इंडिया के किसी भी नागरिक को अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो मूव द कोर्ट, कोर्ट को हिलाना नहीं होता है मूव द कोर्ट। मूव द कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट जा सकते हैं। तो किसी इंडियन सिटीज़न को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो सिटीज़न जो है वो कोर्ट जा सकता है अपने अधिकार मांगने के लिए। ठीक है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया। अब नेक्स्ट है, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिव्यू और इवन स्ट्राइक डाउन एनी पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा जो संविधान है उसको इंटरप्रेट करना किसका काम है? जुडिशरी का। इंटरप्रेट करने से मतलब है उसको पढ़ना और संविधान में जो जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझना और उसके हिसाब से अपनी जो है, कहते हैं ना, वर्डिक्ट देना। वर्डिक्ट देने का मतलब होता है कि जो भी केस रहा है उसमें सुनवाई करके उसका पूरा का पूरा फाइनल जजमेंट देना। तो वो किसके हिसाब से किया जाता है? वो हमारे संविधान के हिसाब से। तो जुडिशरी इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फाइनली जो जुडिशरी कहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला आर्टिकल ये बात कहना चाह रहा है, वही मानी जाएगी। जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिव्यू और स्ट्राइक डाउन एनी पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास हो रहा है, जुडिशरी को सही नहीं लगता है, संविधान के खिलाफ लगता है, तो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। स्ट्राइक डाउन का मतलब क्या है? कि हटा सकती है, वो नहीं चलेगा। और इफ़ कोर्ट बिलीव दैट दिस लॉ वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर जुडिशरी को लगता है कि जो संविधान की मौलिक भावनाएं हैं, जो संविधान की हमारी वैल्यूज़ हैं, उसके खिलाफ कोई कानून जाता है, तो जो हमारी कोर्ट है वो उस कानून को निरस्त कर सकती है, हटा सकती है। एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट एंड नन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर व्यक्ति के पास समान अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे कि आंसर्स बड़े बड़े हो गए हैं, तो देखिए, आप इसमें से कुछ पॉइंट, जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट, आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ ना कि क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर मैं कवर कर लूँ। जल्दी ही मैं चैप्टर बनाऊँगी, वीडियो पूरे चैप्टर की भी बनाऊँगी, बट इसके थ्रू भी आप पूरा चैप्टर समझ लें और अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकें, ये मेरी कोशिश रहती है। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन द जुडिशरी इज़ फ्री टू रिव्यू द अर्लियर जजमेंट्स इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर देखिए, कोई भी कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है या उसको गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको कानून को निरस्त कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी जो है, अगर कोई पहले से जजमेंट दे रखा है और अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका अपना पहले का जजमेंट सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी बदल सकती है। जुडिशरी हैज़ पावर टू स्ट्राइक डाउन
particular laws passed by the parliament if it find that they violate basic structure of constitution. ये हो गया, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया. In this way we find that right to constitutional remedies given in the fundamental rights is directly supported and connected by the idea of judicial review. तो हमें इस बात से समझ में आता है कि constitutional remedies मतलब हम लोग जा कर के न्याय ले सकते हैं. अगर हमें सरकार की कुछ जो लॉज हैं, कानून गलत लगते हैं, तो भी हम जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं. और अगर सरकार के जो निर्णय लिए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, वो जजेस को, कोर्ट को गलत लगते हैं, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है उस कानून को. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, मतलब पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, फिल इन ईच टियर विद द जजमेंट गिवन बाय वेरियस सुप्रीम कोर्ट इन सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्सेज विद अजर. तो देखिए सुधा गोयल को क्या क्या रिस्पॉन्स दिए थे और कौन कौन सी कोर्ट में उसको क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिले थे, ये हमको देखना है. तो जब वो लोअर कोर्ट में गई थी तो लोअर कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल देम टू डेथ. तो लोअर कोर्ट ने सारे के सारे लोगों को मौत की सज़ा दे दी थी. फिर वो लोग हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट एक्विटेड लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र, फिर उन्होंने बरी कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम. सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ. फिर हाई कोर्ट ने सबको छोड़ दिया. फिर दोबारा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मण और उसकी मदर को, लक्ष्मण और उसकी माँ को गिल्टी ठहराया, और ब्रदर इन लॉ, वो उनका जो दूसरा था साला जो है, ब्रदर इन लॉ होता है, सुभाष को कहा कि इसके खिलाफ एनफ एविडेंस नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ दिया. तो कीपिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट. तो ट्रू एंड करेक्ट सुधा के केस में हमें बताना है. तो इसका फर्स्ट है, द अक्यूज टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द ट्रायल. हाँ, तो एक्यूज वो लोग होते हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है. तो लोअर कोर्ट ने क्या कहा था, सबको डेथ पेनल्टी मिलेगी, बट वो लोग खुश, मतलब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी. तो अगर आप जैसे कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको जजमेंट ठीक नहीं लगती है किसी की. तो ये वाला ट्रू है. नेक्स्ट है, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन. नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है. हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. दे कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नहीं जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके बाद कुछ नहीं होता. तो हाई कोर्ट गए थे वो लोग. नेक्स्ट है, इफ़ दे डू नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एक्यूज कैन गो बैक अगेन टू ट्रायल कोर्ट. अगर उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अच्छी नहीं लगी तो वो ट्रायल कोर्ट में वापस जा सकते हैं. नहीं भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही 3 बार पिटिशन की जा सकती है. तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर सकते हैं वो लोग. मगर पिटिशन मतलब दोबारा से दरखास्त लगाना कि आप केस दोबारा से सुने. मगर ऐसा है कि वो ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं जा सकते. सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट कोर्ट है हमारे देश का, उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. इफ़ दे डू नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट verdict, the accused cannot go back to the trial court since Supreme Court is the highest rank of the judiciary pyramid. रंग नहीं है ये, RANK है, ये है हाईएस्ट रैंक ऑफ जुडिशरी, सबसे ऊपर होती है. इसके बाद किसकी सुनवाई नहीं होती जुडिशरी में. नेक्स्ट हमारा है 5th वाला क्वेश्चन, लास्ट है. वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल. आपको क्यों लगता है जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैकेनिज्म है जो बनाया गया था, उसने हमारी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा PIL इज़ अ मैकेनिज्म डिवाइस टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस. PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है अगर आपको कुछ गलत लगता है, अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके परिवार के साथ या आपके दोस्तों के साथ नहीं, समाज में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप एक रिपोर्ट कर सकते हैं. रिपोर्ट इन द सेंस आप जुडिशरी को लेटर लिख सकते हैं, आप एक केस चलाने की मांग कर सकते हैं जुडिशरी में कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है. वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक का मतलब होता है लोग, इंटरेस्ट का मतलब होता है सबके फायदे, लिटिगेशन का मतलब होता है कुछ जैसे कि ना केस टाइप का अप्लाई करना. हाँ, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी के भी द्वारा समाज में हो रही कुरीतियों को मिटाने के लिए अप्लाई की जा सकती है, समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन 1980s. PIL किसी दूसरे के लिए फाइल की जाती है. 1980s में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था ताकि सबको न्याय मिल सके.
बिफोर 1980s फाइलिंग ऑफ लिटिगेशन इनटू द कोर्ट्स वाज वेरी कॉस्टली। तो 1850s से पहले लिटिगेशन फाइल करना, केस फाइल करना बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगा हुआ करता था। इलिटरेट एंड पुअर कैन नॉट अफोर्ड एक्सेस द लीगल सिस्टम फॉर जस्टिस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और वायलेशन ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इलिटरेट, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो लोग गरीब थे, वो मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता था, उनके ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, हनन भी हुआ करता था, तो भी वो कोर्ट नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा प्रोसीजर होता था कोर्ट में जाना और केस लड़ना। तो PIL ने क्या किया, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose right are being violated. Legal process was greatly simplified and even a letter or a telegram addressed to Supreme Court or High Court could be treated as PIL. तो फिर क्या हुआ, PIL के थ्रू कोई गरीब इंसान अगर खुद केस नहीं कर सकता है तो दूसरे कोई व्यक्ति, सब लोगों के तरफ से, किसी गरीब इंसान की तरफ से PIL फाइल कर सकते हैं। और इतना सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को कि अगर आप एक लेटर लिखेंगे, एक टेलीग्राम भी तक पोस्ट करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी PIL माना जा सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन के। तो हमारा डिस्कशन हो गया है इसका, क्वेश्चन आंसर्स का। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।